अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस लिमिट। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मोनोपोली क्या है। जब सिंगल सेलर एक ही पर्सन जो है आप लोगों को चीज़ें बेचेगा। फॉर एग्जांपल कि जलंधर में कोई एक ही पर्सन है जो आपको बुक्स जो है वो बेच रहा है, चाहे वो फिर वो आपको सस्ती दे चाहे वो महंगी दे, वो अकेला पर्सन है तो उसका कंट्रोल है, आपको खरीदनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया। फिर अब गवर्नमेंट ने क्या करा है कि रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि मोनोपोली किन चीज़ों के ऊपर होएगी। अब इन्होंने MRTP लिखा है, इसका मतलब मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है, तो इसकी फुल फॉर्म यही ऊपर दी हुई है। अब कहते हैं कि यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसे साइज की फर्म, सर्टन साइज मतलब कि या तो उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उन्होंने मोनोपोलिस्टिक यहाँ पे MRTP फर्म्स में कंसीडर करा है, क्योंकि वहाँ पे उनकी क्या है, मोनोपोली। कुछ ही ऐसी इंस्टीट्यूशंस होंगी जो आप लोगों को क्या करेंगी, फंड्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगी। अब ये भी उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी में कर दिया। नेक्स्ट वो उन्होंने क्या करा है, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आपका आता है कि आपको जो है उन्होंने लिबरल आज़ादी दे दी है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकती है। देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी दो तरीके की होती है। एक इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉरेन कंट्रीज जो है वो इंडिया में पैसा लगाएंगी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, या जिसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट में सिंपल सा कंसीडर करूं। सेकेंडली आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब बाहर की कंट्रीज यहाँ की एसेट्स में, यहाँ की लैंड में, यहाँ की बिल्डिंग में, यहाँ की कंपनीज में पैसा लगाएगी। ठीक है, तो जब वो किसी एसेट में पैसा लगा रही है तो मैं उनको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहती हूँ, जब वो डायरेक्टली पैसा लगाएंगे। ठीक है, वैसे फाइनेंस जो है वो शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं तो मैं उनको इन्वेस्टमेंट, नॉर्मल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बोलती हूँ। अब इन्होंने लिख दिया कि इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद हुआ क्या था, वो 50% से आपका 100% तक जो था वो अमाउंट चला गया था। इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई थी। क्यों? क्योंकि पहले इंडिया में कुछ ही ऐसी कंपनीज थी या कुछ ही ऐसे लोग थे जो पैसा इन्वेस्ट करते थे, और 1991 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हुई तो ज़्यादा लोगों ने इंडिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट भी थी जो क्या होगी, इंक्रीज। नेक्स्ट आता है लिबरलाइज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लिबरलाइज्ड फॉरेन ट्रेड। इन्वेस्टमेंट की तो हम लोगों ने बात कर ली कि हम पैसे की बात कर रहे हैं। ट्रेड की तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की। फॉरेन ट्रेड जो था पहले बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, कि जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स हैं या लिक्वर है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप इनको ट्रेड नहीं कर सकते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और कुछ ऐसी चीज़ें थी अगर आप उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे कस्टम ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती थी, टैरिफ रेट बहुत ज़्यादा थे उसके। तो कहते जितना ज़्यादा, अगर मैं आप फॉर एग्जांपल मैंने बाहर से कोई चीज़ मंगवाई है, मैंने बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, तो उसका इंडिया में आके प्राइस भी तो हाई हो जाएगा, लोग उन चीज़ों को अफोर्ड ही नहीं करेंगे। ये मुझे नुकसान था कि अगर उन चीज़ों को मैं बाहर से मंगवा रही हूँ, मुझे उसके ऊपर खर्चा पे करना पड़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, तो उसकी वजह से लोग उन चीज़ों को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। फिर ये चीज़ भी उन्होंने अबॉलिश कर दी थी इकोनॉमिक पॉलिसी में कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। टैरिफ रेट काफ़ी जो थे वो रिड्यूस कर दिए गए थे, मतलब जो टैक्स रेट थे, कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह थी वो कम कर दी गई थी। और काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो पहले बैंड थी, जो हम नहीं पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे, 1991 के बाद हम लोगों को परमिशन दे दी गई। यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल कोक की ज़रूर लिखना, क्योंकि वो बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे। ठीक है जी, तो लास्ट में आता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेड कैसे हो जाएगी, जब बाहर से हमारा जो है विद फॉरेन कंट्रीज हमारी डीलिंग स्टार्ट हो गई है, तो हम लोग कुछ भी जो है वो चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी, उनकी मशीनरी, ये सब चीज़ें हम साथ में लेके आ सकते हैं और उन चीज़ों को इंडिया में आके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये था परमिशन वाज ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू इंडियन कंपनीज, कि वो जो था वो कंपनीज जो हैं वो बाहर की जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं उनको अडॉप्ट कर सकती हैं और उनको अपनी कंट्रीज में इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिमूवल ऑफ मैंडेटरी कन्वर्टिबल क्लॉज। रिमूव कर दी गई थी जो कन्वर्टिबल क्लॉज थी। मैंडेटरी होता है कंपल्सरी, मतलब करना ही पड़ेगा आपको,
कहते अब ऐसा नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको हर बार जो चीज़ें हैं या जो भी शेयर्स हैं, आपके लोन्स हैं, वो कन्वर्ट करवाने पड़ेंगे। अब आपकी इच्छा है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो किस बात की मैं मतलब किस टॉपिक के ऊपर मैं ये बोल रही हूँ कि कन्वर्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है, ठीक है जी। सो उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि लोन अमाउंट, पहले समझ लेते हैं फिर ये लाइन पढ़ते हैं। अब उन्होंने लिखा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी कंपनी को लोन दिया है, अगर मैं किसी को लोन दे रही हूँ तो मुझे उसके ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो कहते अब ये चीज़ पढ़ना, बैंक्स हैज राइट टू कन्वर्ट देयर लोन अमाउंट इनटू इक्विटी। अब कम बैंक्स या कंपनीज जिन्होंने लोन दिया था, जो पहले क्या थे, लेंडर थे, वो अपने आप को ऑनर बना सकते हैं। अब इक्विटी वाले कौन होते हैं, कंपनी के ऑनर होते हैं। तो कहते हैं मान लो पहले मैंने कंपनी को लोन दिया था, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा था, अब मैं अपनी मर्जी से अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरा जो लोन अमाउंट है, मान लो कि मैंने वो शेयर्स इन्वेस्ट करे हैं, मुझे आप लोग इक्विटी शेयर होल्डर बना दो, मैं उन कंपनीज को रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। मैं कौन हूँ यहाँ पे, मैं बैंक हूँ, ठीक है। बैंक ने लोन दिया था कंपनीज को, तो कंपनीज के लिए पहले वो सिर्फ मुझे क्या देते थे, इंटरेस्ट। अब मुझे लगा कि मुझे इंटरेस्ट तो देते ही है, पैसा तो मैंने दिया ही है उनको, क्यों ना मैं इक्विटी शेयर होल्डर बन जाऊं, मुझे प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा, डिविडेंड भी ज़्यादा मिलेगा, और मेरे को राइट अलग से मिल जाएंगे। तो कहते अब फिर क्या है, पहले था रिमूवल, अब मतलब मैंडेटरी था आपके लिए, अब मैंडेटरी नहीं है, बट इफ़ यू फील सो, अगर आपको लगता है देन आप लोग कन्वर्ट करवा सकते हो, अदरवाइज कंपल्शन नहीं है। यहाँ पे पढ़ लीजिए, दिस विल मेक देम ऑनर फ्रॉम लेंडर। पहले आप लेंडर थे, अब आप क्या बन जाओगे, ऑनर। मतलब ये आपकी चॉइस है अगर आप करना चाहो तो। नेक्स्ट आता है सेटिंग अप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने अब क्या कर दिया है, एक बोर्ड सेट कर दिया है। अगर मैं कभी बात करती हूँ कि कोई बोर्ड सेट करा है या कोई एक्ट बना दिया है, तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फ्रेम हो चुके हैं, जिनके अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ेगा। अब कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे हो सकती है, कैसे नहीं होएगी, इनके लिए उन्होंने बोर्ड सेट करा था, इसके रिगार्डिंग जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसमें लिखी हुई थी। नेक्स्ट लिखा है इंसेंटिव फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर। स्मॉल स्केल सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो कि एक कम इन्वेस्टमेंट जिनकी है, जिनकी एसेट्स कम है, जिनकी लाइबिलिटीज़ कम है। तो कहते हैं अब उनके लिए मैंने इंसेंटिव बेनिफिट देने स्टार्ट कर दिए। इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद ये चीज़ स्टार्ट हो गई थी कि इनको ग्रांट्स मिलेगी, इनको सब्सिडीज़ मिलेगी, और कोई भी अगर सेक्टर जो है वो रूरल एरिया में सेटअप हुआ है या हिली एरिया में सेटअप है, उनको अलग से ग्रांट मिलेगी, उनके ऊपर टैक्स जो है वो कम लगेंगे। ये सारे इंसेंटिव किन को दिए गए थे, स्मॉल स्केल सेक्टर को। सो इनहेंस सपोर्ट वाज अनाउंस्ड टू इनकरेज स्मॉल स्केल सेक्टर, कि जो भी कंट्रीज जो हैं या कंपनीज हैं या इंडस्ट्रीज हैं या फैक्ट्रीज हैं, वो अपने पहले सेटअप नहीं हो पा रही थी बिकॉज उनके पास फंड्स नहीं थे। 1991 पॉलिसी के बाद क्योंकि इतनी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल थी, वो सेटअप हो सकती हैं, ठीक है। सो ये तो इनकी फीचर्स थे। तो जो अगर हम देखें तो ये एलपीजी का ही क्रक्स निकाल के इन्होंने ऑलमोस्ट लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट जो आता है यहाँ पे, वो टॉपिक है मेजर चेंजेस, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इन चीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।